वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य। बजट में क्या, किसके लिए, आगे बजट को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी के नैरेटिव और नारे को आप समझिए। बजट एक बहुत ही नीरस चीज है, लेकिन इससे हमारी जिंदगी का एक सिरा जुड़ता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी होता है उसका कनेक्शन सरकार की उन योजनाओं से है जिनका हमसे संबंध है, और तमाम योजनाओं का जो लेखा जोखा है वो बजट के भीतर होता है। लेकिन मोदी प्रधानमंत्री चार चीज़ों को लेकर के चलते हैं, आप गौर कीजिएगा। एक विकास है। मोदी सरकार बार बार ये दावा करती रही है कि जब से वो आई है पिछले 10 साल में उसने देश का जीडीपी लगभग दोगुना कर दिया है, पर कैपिटा इनकम दोगुना कर दिया है, जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो रिकॉर्ड पे है, और देश 10वें पायदान से 5वें पायदान पर आ गया है। यानी कि आर्थिक मोर्चे पर भी हिंदुस्तान लगातार तरक्की कर रहा है। दूसरा है विरासत। राम मंदिर, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, या फिर महाकाल कॉरिडोर, या फिर हैदराबाद में संत की मूर्ति, या फिर केदारधाम में शंकराचार्य की मूर्ति। यह विरासत को आगे बढ़ाने, भारत की गौरवशाली परंपरा संस्कृति को आज की पीढ़ी के बीच में जिंदा करने और दुनिया के सामने उसको महान साबित करने की कोशिश, विरासत। और जातियों में जकड़े हुए समाज को तोड़ने के लिए, क्योंकि जातियां जो हैं उन्होंने इस तरीके से पकड़ा है कि कई खानदान, कई नेताओं ने सिर्फ जातियों के बूते अपनी राजनीति की। उनके पास ना तो विकास का कोई रोड मैप था, ना उनको देश और समाज को आगे बढ़ाने की समझ थी, लेकिन वो लगातार पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहे क्योंकि उन्होंने जातियों को पकड़ के रखा था। तो लोहे की काट लोहा होता है। इस आधार पर नरेंद्र मोदी ने एक नया फॉर्मूला गढ़ा 4 जातियों का, और वो है गरीब, किसान, महिला और नौजवान। ये बार बार कहते हैं, इसलिए आप देखेंगे वो विकास में जितने अपने आंकड़े हैं उपलब्धियों के गिनाते रहते हैं, और अब उन्होंने पार्लियामेंट के स्टेशन से राम राम कहते हैं, मिलते समय भी और विदा लेते समय भी राम राम कहते हैं। तो ये विरासत चल रहा है, और 4 जातियों का जिक्र बार बार करते हैं। आज भी बजट के भीतर इन 4 जातियों का जिक्र प्रधानमंत्री ने भाषण के बाद निर्मला सीतारमण के, और निर्मला सीतारमण ने संसद के अंदर भाषण के दौरान भी किया। तो यह इन 4 जातियों का जिक्र अब इसलिए है कि समाज में, लोगों के दिमाग में यह बार बार बात बैठती चली जाए। किसी भी आदमी के बारे में, सरकार के बारे में राय आपके भीतर एक दिन में नहीं बनती है, बल्कि वह राय लंबे समय तक काम करते रहने, उसके संपर्क में आने, या उसके प्रदर्शन को देखने, या उसके बारे में सुनते रहने से पैदा होती है। यह परसेप्शन कहते हैं, और परसेप्शन के आधार पर आप ओपिनियन तैयार करते हैं। ओपिनियन से आप वोट बनते हैं, और वोट से सरकार बनती है। तो यह बातें जो बार बार आपके दिमाग में बिठाई जाती हैं, वो बातें सरकार के बारे में राय तैयार करती हैं। तो विकास, विरासत, 4 जातियों को काट दो, ख़त्म करो। इन 4 जातियों के बारे में इतना बोलो, इन 4 जातियों का जिक्र इतना करो कि जो बाकी जातियाँ हैं उनका नामो निशान समय के साथ साथ खत्म हो जाए। और भ्रष्टाचार का विरोध, वंशवाद भ्रष्टाचार। आप देखेंगे पिछले कई वर्षों से नरेंद्र मोदी मन से वंशवाद भ्रष्टाचार करते रहे, ताकि आपके जहन में, आपके दिमाग में यह बात बैठ जाए कि अगर ये वंशवादी परिवार है तो ये भ्रष्टाचारी है, यह अगर पार्टी है तो ये राम राम वाली पार्टी है। ये सनातन को लेकर के, देश की विरासत को लेकर के, इतिहास को लेकर के, संस्कृति को लेकर, परंपरा को लेकर के, यहाँ के लोक को लेकर के, लोक संस्कृति, लोक परंपरा, लोक भाषा, उसके साथ जुड़ाव है। तो संपूर्ण विकास इसको कहते हैं, जिसको नरेंद्र मोदी लेकर चलते हैं। बीजेपी और बीजेपी के नेताओं की माने तो मोदी सरकार ने लोकसभा में चुनाव से पहले इस बार का जो बजट रखा वो आखिरी बजट था, जिसको अंतरिम बजट कहते हैं। लोकसभा चुनाव अप्रैल मई महीने में होने हैं। पूर्ण बजट नई सरकार बनने के बाद जुलाई महीने में पेश होगा। और प्रधानमंत्री ने क्या कहा है कि पूर्ण बजट मैं
नई सरकार बनने पर पेश करूंगा, ये मेरी सरकार लेकर के आएगी। यानी इस बात का यकीन है कि हैट्रिक भी नरेंद्र मोदी लगाने जा रहे हैं सत्ता में। खैर, जब भी बजट आता है तो हम सबको, मुझे, आपको यही उम्मीद होती है कि क्या सस्ता क्या महंगा, इनकम टैक्स में कितनी छूट, मोटा मोटा हम बजट को ऐसे ही सोचते हैं, समझते हैं। इन अंतरिम बजट में ऐसा कुछ नहीं हुआ। इनकम टैक्स में कोई राहत नहीं दी गई, टैक्स स्लैब में कोई बदलाव नहीं है, कोई भी सामान ना सस्ता हुआ ना महंगा हुआ, क्योंकि ड्यूटीज में कोई बदलाव नहीं हुआ, क्योंकि जीएसटी 2017 में जब लागू हुआ उसके बाद से कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी को ही घटाया या बढ़ाया जाता रहा है। इससे क्या हुआ कि कुछ ही सामान सस्ता या महंगा होने का असर पड़ता है। इसलिए घरेलू या लग्जरी सामानों के दाम में कमी या बढ़ोतरी की घोषणा नहीं हुई। लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार चाहती तो लोक लुभावन घोषणाएं कर सकती थी, मगर नहीं किया। क्यों? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हम जब मकान बनाते हैं तो कोशिश होती है कि नींव जितनी मजबूत कर सकें, आधार, इमारत को उतना बुलंद किया जा सकता है। देश का बुनियादी ढांचा सशक्त मजबूत होगा तो विकसित भारत बनेगा, यह माना जाता है, क्योंकि विकास के लिए बुनियादी ढांचे का होना भी जरूरी होता है। सरकार के इरादों में स्पष्टता, दृढ़ता, भविष्य का विजन हो तो सरकार लोक लुभावने वादों पर नहीं, इरादों पर काम करती है। मोदी सरकार का लक्ष्य 2047 तक देश को विकसित भारत बनाना है। अंतरिम बजट में इसकी झलक भी साफ और स्पष्ट दिखाई देती है। इसको यूं समझते हैं कि आपके लिए इस बार का बजट समझना आसान हो जाए। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुन लीजिए। आज का ये बजट इंटरिम बजट तो है ही, लेकिन ये बजट इंक्लूसिव और इनोवेटिव बजट है। इस बजट में कंटिन्यूटी का कॉन्फिडेंस है। ये बजट विकसित भारत के 4 स्तंभ, युवा, गरीब, महिला और किसान, सभी को एम्पावर करेगा। निर्मला जी का ये बजट देश के भविष्य के निर्माण का बजट है। इस बजट में 2047 के विकसित भारत की नींव को मजबूत करने की गारंटी है। 2047 का मतलब है कि हिंदुस्तान की आज़ादी का 100वां साल। प्रधानमंत्री मोदी बार बार ये कहते रहे हैं कि देश जब आज़ादी की शताब्दी वर्ष मनाएगा उस समय वो दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था हो जाएगा, विकसित भारत होगा। और इस बार के अंतरिम बजट को उन्होंने कहा है कि विकसित भारत की यह बुनियाद रखने वाला बजट है। कुछ सामान सस्ता महंगा करने भरते गरीब और आम लोगों के बीच में बड़ा बदलाव नहीं होता। उसके लिए बड़े फैसले लेने होते हैं जिनका प्रभाव दूर चल करके आपको दिखाई पड़ता है। मोदी सरकार का विजन क्या है ये आप समझिए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट को गरीब का कल्याण, देश का कल्याण करने वाला बजट बताया। इसका मतलब तो ये है कि सरकार का अपना कोई खाका, कोई प्लान जरूर होगा। क्या है ये मैं आपको बताना चाहता हूं। सरकार ने अगले 5 साल में गरीबों को 5 करोड़ नए घर बनाकर देने का लक्ष्य रखा है। इससे गरीबों का अपना घर का सपना साकार होगा। इसके अलावा 3 नए रेल कॉरिडोर बनाने का भी लक्ष्य है। ये कॉरिडोर प्रधानमंत्री की गति शक्ति योजना है, उसके तहत बनाए जाएंगे। कौन कौन से गलियारे हैं ये अगर मैं आपको बताऊं तो पहला है ऊर्जा, खनिज और सीमेंट का गलियारा। दूसरा है पट्टन यानी कि पोर्ट संपर्कता गलियारा, पोर्ट को कनेक्ट करने का समुद्री मार्ग से। और तीसरा है अधिक यातायात वाला गलियारा। जब ये परियोजनाएं तैयार हो जाएंगी तो कनेक्टिविटी बढ़ेगी। खाने पीने के सामान की जो ढुलाई है उसमें सुगमता आएगी। जो लोग यहाँ अपना
पैसा लगाएंगे, बिजनेस करेंगे, कारोबार करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आएंगे, सर्विस सेक्टर में आएंगे, उन सब लोगों के लिए माल की ढुलाई और रॉ मटेरियल लाने में आसानी होगी। नतीजा क्या होगा? लागत में कमी आएगी। इसको समझिएगा, खर्च आपका जो है उसमें भी कमी आएगी, जाहिर है महंगाई कम होगी। अब ई वाहनों पर भी जोर है। ये जो पोल्यूशन, दिल्ली अचानक धुएं से भर जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है। एक दिन में आदमी 40-40 सिगरेट पीता है, बिना सिगरेट पिए वैसी ज़िंदगी हो जाती है, और कहा जाता है कि पूरी दिल्ली और एनसीआर का इलाका गैस चैम्बर बन गया है। इस जैसे जितने भी महानगर हैं, मुंबई, चेन्नई की कलकत्ता की तरह, उन सब का जो AQI है वो 300 पार रहता है। ये ज़िंदगी खतरे की ज़िंदगी है। इसको, इस तरह के खतरे से बाहर निकालने के लिए सरकार ने इस बार के बजट में ई वाहनों को, यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल, उन पर जोर दिया है। सरकार इसे बढ़ावा दे रही है। इसे और बढ़ावा आगे दिया जाएगा। ये सरकार की प्लानिंग का हिस्सा है। यात्रियों को सुविधा देने, सुरक्षा बढ़ाने के लिए ट्रेन के 40,000 डिब्बों को, जो अभी साधारण डिब्बे हैं, उन्हें वंदे मातरम के डिब्बों जैसा बनाया जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि 40,000 वंदे भारत के कोचेस बनेंगे जो आम ट्रेनों में चलेंगे, लगेंगे। यानी कि आप जब ट्रेन से चलेंगे तो आपको सहूलियत महसूस होगी, आपका सफ़र जो है वो पहले से बेहतर आपको महसूस होगा। वंदे भारत ट्रेन के डिब्बों में जो सुविधाएं और सुरक्षा मानक हैं वो आपके साधारण डिब्बों के साथ रिप्लेस कर दिए जाएंगे। डिब्बे आपके हटेंगे और वंदे भारत कोच के आ जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इस तरफ भी अपनी बात रखी। इस बजट में युवा भारत की युवा आकांक्षाओं का, भारत की यंग एस्पिरेशंस का प्रतिबिंब है। बजट में 2 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। रिसर्च और इनोवेशन पर 1 लाख करोड़ रुपए का फंड बनाने की घोषणा की गई है। बजट में स्टार्टअप्स को मिलने वाली टैक्स छूट के विस्तार का भी ऐलान किया गया है। साथियों, इस बजट में फिस्कल डेफिसिट को नियंत्रण में रखते हुए कैपिटल एक्सपेंडिचर को 11,11,111 करोड़ रुपए की ऐतिहासिक ऊंचाई दी गई है। अर्थशास्त्रियों की भाषा में कहें तो एक प्रकार से स्वीट स्पॉट है। इससे भारत में 21वीं सदी के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के साथ ही युवाओं के लिए अनगिनत रोजगार के नए अवसर तैयार होंगे। बजट में सरकार ने भविष्य का खाका तो खींच दिया। 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का इरादा जमीन पर कैसे उतरेगा, यानी कि इतने खर्चे अगर हैं कि हम 3-3 कॉरिडोर बनाएंगे, 5 साल में 2 करोड़ मकान बनाएंगे, 40,000 वंदे भारत कोचेज बनाएंगे, तो पैसा, सवाल लाजमी है। जवाब है, सरकार ने इसका लेखा जोखा रखा है। साफ साफ बताया है कि किस सेक्टर से और कैसे पैसे जुटाए जा रहे हैं और जुटाए जाएंगे, और इसके लिए जनता पर कोई आर्थिक बोझ भी नहीं डाला जा रहा है। ये हो रहा साफ नियत और नीतिगत फैसलों से। नरेंद्र मोदी 2017 में जीएसटी लेकर के आए, या उनकी सरकार लेकर के आई। तब से जीएसटी कलेक्शन में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। औसतन जीएसटी कलेक्शन 2 गुना हुआ है। इनकम टैक्स कलेक्शन पिछले 10 साल में 3 गुना बढ़ा है। ऐसा इसलिए क्योंकि टैक्स देने वालों की संख्या बढ़ी है, या जो टैक्स नेट है बढ़ रहा है। वैसे लोग या वैसे कामकाज जो पहले इनफॉर्मल थे, वो टैक्स के दायरे में नहीं आते थे, धीरे धीरे नई व्यवस्था के जरिए उनको टैक्स के दायरे में लाया जा रहा है। तो टैक्स देने वालों की जो तादाद है वो लगभग 2.5 गुना बढ़ी है। एग्जैक्टली मैं बोलूं तो 2.4 टाइम्स। अब सरकार का टारगेट
टैक्स पेयर्स की संख्या में और इजाफा करना है। हम एक बड़ा लक्ष्य तय करते हैं, उसे प्राप्त करते हैं और फिर उससे भी बड़ा लक्ष्य अपने लिए तय करते हैं। गरीबों के लिए हमने गांवों और शहरों में 4 करोड़ से अधिक घर बनाए। अब हमने 2 करोड़ और नए घर बनाने का लक्ष्य रखा है। हमने 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य रखा था। अब इस लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का कर दिया गया है। आयुष्मान भारत योजना ने गरीबों की बहुत मदद की है। अब आंगनवाड़ी और आशा वर्कर, उन सबको इस योजना का लाभ मिलेगा। साथियों, इस बजट में गरीब और मध्यम वर्ग को एम्पावर करने, उनके लिए आय के नए अवसर बनाने पर भी बहुत जोर दिया गया है। रूफटॉप सोलर अभियान में 1 करोड़ परिवारों को सोलर रूफटॉप के माध्यम से मुफ्त बिजली प्राप्त होगी। इतना ही नहीं, सरकार को अतिरिक्त बिजली बेचकर लोगों को 15 से 20 हजार प्रति वर्ष की आय भी होगी। इस बजट को लेकर के देश भर के राजनेताओं और अलग अलग सेक्टर्स के जो एक्सपर्ट्स हैं, उनकी राय दिन भर आती रही। वैसे लोग जो आम हैं, महिलाएं, नौजवान, नौकरी पेशा, इन लोगों की राय भी दिन भर चलती रही। बजट को एक संतुलित बजट माना जा रहा है और जो एनुअल बजट होगा नई सरकार के आने के बाद, उसमें इसके आगे का रास्ता जाता हुआ सा दिखेगा। राज्यसभा के सांसद कार्तिक शर्मा इस बजट को लेकर के क्या राय रखते हैं, यह आपके लिए जानना भी जरूरी है। बहुत ही अच्छा बजट है। समाज के सारे वर्गों को दिमाग में रखते हुए बजट बनाया गया है और उसमें ऐसी कई चीज़ें, हालांकि बजट ऑन अकाउंट था, फिर भी उसके बावजूद भी क्योंकि पूरा बजट नहीं है, चुनाव के बाद पूरा बजट आएगा, लेकिन उसके बावजूद भी उन लोगों की चिंता की गई है। जैसे कि इनकम टैक्स के अंदर जो पुराने केसेस थे, जो 10,000 और 25,000 की सीमा के अंदर, उसमें 1 करोड़ से ज़्यादा लाभार्थियों को उसका फ़ायदा मिलेगा। और ऐसे बहुत सारे और लोग भी हैं जिनको इसके नेट के अंदर लाया गया, इसके अंदर फ़ायदा पहुँचेगा। 1 करोड़ लोगों को तो ये फ़ायदा मिलेगा। जिनको कोई भी नोटिस गया हुआ है 10,000 से लेकर 25,000 रुपये तक की राशि के अंदर, उनके उसमें निरस्त कर दिए जाए। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ऐसे अनेकों उदाहरण है जहाँ पर इतने कम स्कोप के अंदर भी लोगों की चिंता करने का काम किया है। चाहे वो स्टार्टअप इंडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल ईवी पॉलिसी हो, चाहे वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी हो, चाहे वो किसी भी विषय के, चाहे वो आयुष्मान भारत को आंगनवाड़ी वर्करों की सीमा बढ़ाने का काम किया गया हो। तो जो सरकार की कल्याणकारी नीतियां चल रही हैं, उनका दायरा बढ़ाया गया है, उनकी मियाद बढ़ाई गई है। इससे अच्छा क्या हो सकता है? बजट में टैक्स स्लैब पहले की तरह ही रखा गया है, लेकिन कारोबारियों और पेशेवर लोगों के लिए इस बजट में 4 बड़े बदलाव किए गए। इन बदलावों को समझने के लिए जाने माने चार्टर्ड अकाउंटेंट अतुल अग्रवाल, उनसे हमारी टीम ने बात की। वो जो कह रहे हैं आप उनको सुनिएगा, क्योंकि अगर आप कारोबारी हैं तो, अगर आप प्रोफेशनल हैं तो आपके लिए टैक्स का रास्ता क्या है और कितना है समझ में आएगा। इस बजट के डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल के जो मुख्य बिंदु हैं वो इस प्रकार हैं। जो हमारे छोटे और मझोले व्यापारी हैं, जिनकी टर्नओवर 3 करोड़ रुपए तक है, उनको प्रिजम्पटिव में सेक्शन 44 AD में 8% इनकम मान करके टैक्स देना होगा। ये टर्नओवर की लिमिट पहले 2 करोड़ थी, इसे 2 करोड़ से बढ़ा करके 3 करोड़ कर दिया गया है। इसी तरीके से जो प्रोफेशनल्स हैं, जिनकी लिमिट पहले 50 लाख रुपए थी, उनकी अगर रिसीट्स 75 लाख रुपए तक होंगी, वो भी सेक्शन 44 ADA में 50% इनकम को लेकर के और टैक्स दे सकते हैं।
तीसरा बदलाव जो इस बार प्रपोजल में किया गया है, जो सेक्शन 206 में फॉरेन रेमिटेंस लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम में टीडीएस का रेट जो बढ़ा करके 1 अक्टूबर से 20% कर दिया गया था, उसको वापस से 5% कर दिया है। तो फॉरेन रेमिटेंस में बड़ी राहत ये छोटे और मध्यम वर्गीय करदाता को दी गई है। और इसके अलावा जो हमारे छोटे और मध्यम वर्गीय करदाता थे, उनकी कुछ डिमांड्स पुरानी चली आ रही थी, उसमें एक बदलाव किया है, एक निर्णय सरकार ने लिया है। जो डिमांड 1962 से 2009-10 तक की वित्तीय वर्ष तक की डिमांड है, उनकी 25,000 रुपये तक की डिमांड को सरकार ने वेव ऑफ कर दिया है। और जो डिमांड वित्तीय वर्ष 2010-11 ऑनवर्ड्स हैं, उसमें 10,000 तक की डिमांड को सरकार ने वेव ऑफ कर दिया है। ये करदाताओं के लिए बहुत बड़ी राहत है। ये मुख्य बिंदु इस बजट के डायरेक्ट टैक्स प्रपोजल्स में रहे। बजट की जो मोटी बड़ी बुनियादी बातें हैं, ये हमने आपको समझाने बताने की कोशिश की। अरसत में आज इतना ही। मेरी आपकी मुलाकात कल फिर होती है, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार। वो आधा हिस्सा जिसके बगैर सच पूरा नहीं होता, वो है अर्ध सत्य।